आज हम समाजशास्त्र विषय की तीसरी श्रृंखला में इम्पोर्टेंट वन लाइनर फॉर एमसीक्यूज लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है भारत में समाजशास्त्र का इतिहास, प्रादुर्भाव व विकास, हिस्ट्री, इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। ये चैप्टर बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीए थर्ड ईयर, एमए, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप इस चैप्टर को गौर से पढ़िएगा और इस चैप्टर के एमसीक्यूज के वन लाइनर हम देने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका पिछली वीडियो में बहुत प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। तो आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ है? फ्रॉम विच कंट्री डिड द रेनेसांस बिगिन इन द वेस्टर्न कंट्रीज? तो इसका सही आंसर है इटली। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और ये है, किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? किसे भारतीय समाज का जनक माना जाता है? इसका उत्तर सही है जीएस घुरिये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्री किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? अब देखिए, हमने एक ही क्वेश्चन में कई प्रश्नों के उत्तर को समायोजन करके दिया है। इरावती कर्वे का संबंध पूना विश्वविद्यालय से है। राधा कमल मुखर्जी का संबंध लखनऊ विश्वविद्यालय से है। एएफ वाडिया का संबंध मैसूर विश्वविद्यालय से है और जीएस घुरिये का संबंध बम्बई विश्वविद्यालय से है। तो यदि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है, सामाजिक चिंतन के दृष्टिकोण से भारत में 7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक को कहा जाता है? कौन सा पीरियड कहा जाता है? ब्लाइंड पीरियड यानी अंधकाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय के प्रणेता, पायोनियर किसे माना जाता है? और ये इसका सही उत्तर है आपके सामने राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को यूरोप के विचारक इस कारण समाजशास्त्री नहीं मानते हैं क्योंकि? इसमें ये ध्यान रखने की बात है, मानते हैं। और इसका उत्तर है, यह धर्म और दर्शन पर आधारित था, इसलिए इसको नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस समाजशास्त्री ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है? और इसका सही उत्तर है इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के बाद किन विदेशी विचारकों ने भारत को ग्रामीण सामाजिक संरचना और विभिन्न परंपराओं का अध्ययन किया? यानी डिफरेंट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, रूरल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है और इसका सही उत्तर है मैकम मैरियट तथा रेडफील्ड। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने अब तक हमारे चैनल को जो प्यार दिया वो बनाए रखें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिड टर्म एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ पीजीटी, टीजीटी, बीए, एमए और यूजीसी नेट के लिए बहुत उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? और ये है राइट आंसर इसका पीएच प्रभु। पीएच प्रभु जो हैं इसके राइट आंसर में है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में समाजशास्त्री चिंतन की प्रारंभिक अवस्था में किसे एक राष्ट्रवादी, अब आप समझने का प्रयास करेंगे, किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? और इसका सही उत्तर है विनय कुमार सरकार। विनय कुमार सरकार इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने किन 2 दशाओं को जन्म दिया? और 2 दशाओं को जन्म दिया यानी कि ये क्वेश्चन के सही उत्तर में ये आ रहा है, श्रमिकों की दशाओं में सुधार और बड़ी मात्रा में उत्पादन। इनके बारे में विशेष रूप से 2 दशाओं के बारे में जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने में सहयोग दिया? राइट आंसर है
GS घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक विचारक कौन हैं? और ये विचारक जो हैं वो हैं GS घुरिये, ये GS घुरिये है, इरावती कर्वे, राधा कमल मुखर्जी, ये इसके भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR, जो कि बड़े बड़े इवेंट करती हैं, बड़े बड़े सेमिनार करती हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये सीरीज़ ऐसे ही बढ़ती रहेगी और ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि इम्पोर्टेंट है और उसमें कुछ समझाने का भी प्रयास किया है, तो आप गौर से देख लीजिएगा। BA के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, यूरोप में वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशाओं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल में तेज़ी से परिवर्तन की कौन सी 4 घटनाओं का महत्वपूर्ण माना जाता है? ये घटना है पुनर्जागरण, ज्ञानोदय, फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो ये वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में तेज़ी से परिवर्तन के लिए 4 घटनाएं जिम्मेदार थीं। अब ये 4 घटनाएं क्या क्या थीं, कब कैसे हुई, पुनर्जागरण कब हुआ, ज्ञानोदय कब हुआ, क्या इसके पीछे कारण रहे, फ्रांसीसी क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इसके बारे में विस्तार से इसी क्वेश्चन के आगे देखना चाहेंगे। पुनर्जागरण के बारे में देखिए आप, पुनर्जागरण की बात करें, शाब्दिक रूप से फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है पुनर्जागरण यानी फिर से जागना। यूरोप में पुनर्जागरण का काल 15वीं शताब्दी में कहाँ से शुरू हुआ? इटली से शुरू हुआ और उन्होंने एक और मानवतावाद, विज्ञान, दर्शन, कला पर नए सिरे से वैज्ञानिक चिंतन करना प्रारंभ किया। तो दूसरी ओर धार्मिक अंधविश्वासों, राजा के ईश्वरीय अधिकारों का विरोध करना शुरू किया। इसके प्रभाव से जन साधारण में एक तरह से वैचारिक क्रांति आरंभ हो गई। ये पुनर्जागरण का जो लवाज है कि इस तरह पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय के बारे में बताएंगे। यह एक वैचारिक आंदोलन था जो इटली से प्रारंभ हुआ और 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर 18वीं शताब्दी तक यूरोप में फैल गया। इस आंदोलन के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। इसके द्वारा अगर देखा जाए तो नारी मुक्ति, दास व्यवस्था के उन्मूलन तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के विकास पर बल दिया गया। ज्ञानोदय की दूसरी जो विशेषता थी वो मानव व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था पर तार्किक आधार पर विचार करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ, फ्रांस की क्रांति। यूरोप में फ्रांस की क्रांति का एकदम बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और सबसे बड़ी बात ये रही, फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करेंगे। फ्रांस की क्रांति, स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति से पहले यहाँ के जो शासन थे वो अप्रत्यक्ष रूप से बड़े बड़े सामंतों, व्यापारियों तथा बड़ी भूमियों के मालिकों पर निर्भर थे। फ्रांस के सम्राट द्वारा इन्हीं लोगों की इच्छा के अनुसार विभिन्न निर्णय लिए जाते थे। लुई 16वें इसके लिए जिम्मेदार थे। समाज के मध्यम वर्ग को किसी तरह के अधिकार नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट बात थी। शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों से बेगार सहना एक मामूली बात थी, यानी उससे बेगारी करवाई जाती थी। इसके फलस्वरूप फ्रांस की क्रांति एक हिंसक क्रांति के रूप में बदल गई और क्रांति के प्रभाव से जब शासन के सभी अधिकार समाज के मध्यम और निम्न वर्ग के हाथ में आ गए, तब फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात थी, वो प्रारंभ हुई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ये भी इम्पोर्टेंट है। 18वीं शताब्दी के अंतिम समय से इंग्लैंड में नए नए आविष्कार, उद्योगों का तेज़ी से विकास हुआ।
1770 से 1830 के बीच नई प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मशीनों द्वारा उत्पादन और आवागमन के साधनों का विकास होता गया, जो ज्ञानवर्धक रहा, और इसी वजह से इंग्लैंड की क्रांति हुई। ये चारों जो घटना हैं वो यूरोप में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार रहीं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। कमेंट में अपने यूट्यूब के कमेंट में बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। नए अपडेट के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। हम सोशोलॉजी और समाजशास्त्र के अलावा जीके, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ के बारे में आपको समय समय पर पढ़ाई के बारे में अवगत कराते रहेंगे और आपको फैक्ट के बारे में भी अवगत कराते रहेंगे। तो मिशन मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।